गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की क्लास होने वाली है अपनी भूमंडलीय सॉरी क्लास अपनी भूमंडलीय विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, आपका पार्ट जे आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। ठीक है, 2024-25 में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने मोस्ट पॉइंट समझेंगे। जो भी पॉइंट आपके पेपर के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे उनको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे ताकि आपको वहां पे याद नहीं करना पड़े। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सिल्क रूट। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्क रूट क्या होता है। ठीक है, या क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, सिल्क रूट क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, क्या है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्क रूट क्या है। तो इसको आज देखते हैं क्या है। तो सिल्क रूट क्या है आपका, चीन को, जो आपकी चीन यानी चाइना है ना, आपने भारत का मैप तो देखा ही होगा। ठीक है, थोड़ा नहीं देखा तो आप यहाँ पे एक बार देख ले। तो यहाँ पे छोटा सा मैप बना लेते हैं इधर पे। यहाँ पे आप ये अपना भारत का छोटा मैप बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपका ये रहा प्यारा भारत। ठीक है, अब यहाँ ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपका, यहाँ पे आपका नेपाल हो गया। ठीक है, यहाँ भूटान हो गया, यहाँ आपका क्या हुआ चाइना यहाँ पे। ठीक है, तो आपने मैप, हम ये समझ के चल रहा है कि आपने मैप देखा है, नहीं देखा तो एक दिन क्लास कर लेंगे मैप के अच्छे से। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है इसमें, चाइना की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला इसमें। तो इसमें क्या है आपका, सिल्क रूट में चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों से, तो चीन है उसको कैसे पश्चिमी देश, ठीक है, पूर्व पश्चिम दिशा तो आप जानते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पश्चिमी देश, पश्चिमी देशों को जोड़ने वाला मार्ग, जो व्यापार मार्ग है उससे क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका चाइना है ना, जो आपका चाइना, जैसे ये बोलते हैं चाइना, तो आपको पता है इसमें नॉर्थ जे होती है आपकी, मतलब उत्तर दिशा आपकी जे होती है, उत्तर जे बोलती है। अरे, और नीचे क्या होती है, दक्षिण आपकी। यहाँ क्या आ गई आपकी पूर्व, यहाँ पे क्या होगी पूर्व आपकी, यहाँ क्या होगी पश्चिम। तो आपको पता है चीन के इस साइड में जो देश होंगे, जो इस साइड में, तो वो क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देश कहलाएंगे। तो इनसे व्यापार करना है उसे, कुछ भी चीज का, चाय का, कॉफी का, जो भी चीज है, तो रास्ते से करेगा, ऐसे तो करेगा नहीं। तो क्या है, उसको जोड़ने के लिए, पश्चिमी देशों से जोड़ने के लिए जो रूट होता है, मतलब जो रास्ता होता है व्यापार मार्ग, उसे क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका सिल्क रूट। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, क्या आपका व्यापार मार्ग है जो चाइना को कौन से जोड़ता है, आपका पश्चिमी देशों से। ठीक है, बस ऐसे दिमाग में आपको याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चाइना को कौन से पश्चिमी देशों से, मतलब जो व्यापार करना होता है उससे जोड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, सिल्क रोड हो गया। ठीक है, और इसके देखो एक पॉइंट है इसमें, सिल्क रूट के द्वारा ही, सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंचा। मतलब इस रूट से, आपके इस रास्ते से जो धर्म है, ईसाई धर्म, मुसलमान का धर्म होता है इस्लाम, बौद्ध धर्म, ठीक है, तो ये धर्म भी का मतलब विभिन्न देशों तक पहुंचा। ठीक है, आपको पता है रास्ता का क्या काम होता है, हर चीज का क्या करना, पहुंचाना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो मतलब इससे धर्म भी, धर्म धर्म का भी प्रचार हुआ है। ठीक है, आपका धर्म का ही प्रचार होगा इसमें बेटा। यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। जो यूरोप है और एशिया तक, इससे सोना और चांदी इस रूट से आते। तो आपको पता है कि जो रोड होता है वो हर चीज पे कहा से उपयोगी होता है, जाने के लिए, आने के लिए, व्यापार करने के लिए, सबके लिए। तो यही आपका सिल्क रूट है। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट है भोजन की यात्रा। ठीक है, अब भोजन वगैरह तो ये इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या भोजन क्या था, नूडल चीन की देन है। जो नूडल होता है ना, चाउमीन वगैरह, जिसे, ये किसकी देन है, चीन की। वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा, कहाँ से, चीन से। भारत में हम इसके देसी संस्कृत सेवियों, आपकी जो सेवैयां होती है ना, सेवैयां ऐसे ऐसे होती हैं, ये भारत का देसी संस्कृत है। मतलब भारत में क्या, भारत के मतलब शुरुआत में क्या था आपका, सेवैयां, वैसे से इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या करिए, इसे, इसी नूडल को इटालियन रूप में स्पेसिटी, ये आपका इटालियन रूप, इटालियन होती है ना, इटालियन, इटालियन में भी इस नूडल को क्या बोलते हैं, मतलब उनकी सबका अलग है। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं सेवैया, चाइना में नूडल,
और इटालियन में क्या बोलते हैं इसे, स्पैगेटी। ठीक है, तो अलग अलग चलता सब जगह ये काम है। ठीक है, आज के आम पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों की खोज की। ठीक है, ये आज के जो आलू है आपका, आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया और मूंगफली, शकरकंद यूरोप में तब आए, कब आए जी, जब इसने कोलंबस ने क्या किया, जो अमेरिका महाद्वीप की खोज की। ठीक है, आगे बढ़े तो अब देखते हैं यहाँ पे 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी आपकी 19वीं शताब्दी कब से थी आपकी, 1815 से 1914 तक। इसमें कुछ चीज देखेंगे जो आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। क्या हो रही थी, तेजी से बदल रही थी। आपको पता है कि पहले कुछ और था, आज भारत कुछ और है। ठीक है, पहले मतलब पहले से बहुत सी चीजें बदल गई है। ठीक है, बदलाव वही आपका, जैसे पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट आ गई है, पानी की दिक्कत थी, पानी की व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, मतलब बेहतर सुविधाएं मिली, वही है आपका बदलाव। तो इसमें क्या है, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीक, इसमें जो आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। यही तो आपका समाज है। जैसे सामाजिक, जैसे राजनीति में क्या सिस्टम, राजनीति चेंज हुई आपकी, आर्थिक मतलब पैसा वगैरह की चीज, इसमें पैसे वगैरह का सिस्टम बदलाव, टेक्निक टेक्निक आई नई चीज। ठीक है, गाड़ी वाहन जैसे सब चीजें। ठीक है, तो इनका क्या हो, बदलाव हुआ आपका। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अब आपके पास में कुछ चीज होगी, सामने वाले के पास नहीं होगी, तो आपको पता है या तो व्यवहार अच्छा होगा या खराब होगा। तो जो भी आपका क्या होगा, इसमें समीकरण बदले, मतलब उनके कुछ रिश्ते अच्छे बने, कुछ रिश्ते क्या हुए, खराब बने। आगे बढ़ेंगे बेटा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार की होते हैं। जो अर्थशास्त्री किसे बोलते हैं, अर्थशास्त्री वो होता है बेटा जो अर्थशास्त्र यानी पैसे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखता है। पैसा कैसे खर्च करना चाहिए देश को। और ये अर्थशास्त्री छोटे मोटे नहीं होते हैं, ये मतलब देश के लिए काम करते हैं कि देश को पैसे किस प्रकार से आए, किस प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब सब देखता है, मतलब सब चीजें जो देश के लिए उपयोगी है और किस प्रकार से पैसे आ सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से आपके खर्च करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्री। इसमें अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से, मतलब जो है ना इनके अनुसार कैसे होता है। एक होता है आपका पैसे किस प्रकार से आते हैं, व्यापार का आदान प्रदान, अगर व्यापार होगा तब पैसे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा। श्रम का आदान प्रदान, अगर मतलब आपका जो श्रम मतलब श्रम में आप लोग का, जैसे हम लोग आ सकते हैं, इस वजह से आप लोग मेहनत करेंगे, दूसरे देश में जाएंगे या कहीं पे जाएंगे तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तब भी तो पैसे मिलेंगे आपको। तो क्या होगा, श्रम का आदान प्रदान। और पूंजी, इसमें पूंजी आप मतलब किसी ने कुछ चीज दी या कुछ लगाई, तो क्या होगा, वो आपकी पूंजी को, उसमें ही पैसा होगा। ठीक है, आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। इसमें क्या है आपका, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण, इसमें क्या है, अब इसमें देखो वैश्व की बात हो रही, वैश्व मतलब पूरी पृथ्वी की बात हो रही। जो आपकी पृथ्वी है पूरी, इसमें जितने भी देश है, जितने महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब एशिया महाद्वीप, इन सब की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की, पूरे विश्व की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या बता रहे, देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या है आपका, यूरोप में भोजन उत्पादन और उपभोग का बदलता स्वरूप पारंपरिक तौर से हर देश के मामले आत्मनिर्भर बनना चाहता है। लेकिन यूरोप में आत्मनिर्भर होने का मतलब था लोगों के लिए घटिया क्वालिटी का भोजन मिलना। यूरोप क्या है आपको पता है, वहां पे बहुत सारी ठंडक होती है, मतलब उसका माहौल ही इस प्रकार से, जैसे यूरोप को समझे, जैसे आप देखें ये आपका पूरा पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य रेखा होगी, ये क्या होगी आपकी भूमध्य रेखा, ये बीच को पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। अब आपको पता है यहाँ पे एशिया महाद्वीप है पूरा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या आपका अफ्रीका, यहाँ पे उत्तर अमेरिका, इधर पे क्या दक्षिण अमेरिका। अब ये वैश्व वाले भाग को क्या बोलते हैं, यूरोप। ठीक है, कुछ इसमें रसिया का भाग आता है, कुछ इस साइड अमेरिका साइड का भाग आता है, तो ये क्या होता है आपका यूरोप। ठीक है, अब यहाँ का आपको पता है जो इसके पास में होंगे, जैसे आपको पता है इधर कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है इधर, और इधर क्या आपका मकर रेखा है।
इस क्षेत्र में आपको पता है, कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, ये पीला ले लेते। इस क्षेत्र में आपको पता है इधर पे गर्मी पड़ती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है। कैसे रहता है, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है कि नहीं रहता। यहाँ पे साढ़े जीरो, यहाँ पे 0 डिग्री होगी, यहाँ पे कितने होगी आपके 23.5 डिग्री। क्या करेगा आपकी 23.5 डिग्री यहाँ से, यहाँ पे भी 23.5 डिग्री। तो जो वाला इस वाला क्षेत्र में क्या होता है आपको पता है, हर मौसम होते हैं, गर्मी रहती है। तो आपको पता है यहाँ पे फसल, हर प्रकार की फसल हो जाती है, क्योंकि तीनों मौसम मिलते हैं, गर्मी, ठंडी और बारिश। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपके सारे मौसम मिलते हैं, तो इस वजह से आपकी फसल होती है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ठंडी बस होती है। क्या होती है, ठंडी बस। तो यहाँ पे एक विशेष ही प्रकार की फसल होती है। अब जहाँ पे एक विशेष प्रकार की फसल हो तो खाने की दिक्कत होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रही है आपको। और आपके जो अंग्रेज थे कहाँ के थे, यहीं के थे। इस वजह से वो इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सीजन ही थी। अपने भारत में तो हर चीज है, आपको ठंडक है, गर्मी है, हर चीज है, ठीक है। तो अब समझ में आई बेटा आपको पूरी तरह से कि यूरोप में क्यों दिक्कत हो रही थी खाने की, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपका ठंडा मौसम था। इस वजह से कुछ ही फसल हो पाती थी आपकी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ दिए। यूरोप आत्मनिर्भर होने का मतलब था लोगों को घटिया क्वालिटी का खाना। अब यहाँ पे खाना कैसे मिले, उन लोगों की चीजें नहीं है। 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि। अब यहाँ पे क्या हुई, जनसंख्या बढ़ गई। इसके कारण भोजन की मांग में भारी इजाफा हुआ। अब आप भोजन तो आप समझेंगे कि किस प्रकार की बात हो रही। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्के के आयात पर कड़े नियंत्रण लगा दी। अब क्या करे, बाहर से भी नहीं खरीद रही, क्या नहीं कर रही, आयात। अब बाहर से सामान नहीं खरीद, क्योंकि जो जमींदार थे, पैसे वाले थे, उन्होंने क्या किया, सरकार को मना कर दिया कि हम से चीजें खरीदे, ठीक है। इससे ब्रिटेन में भोजन की कीमतें और बढ़ गई। अब क्या होगी, देखो आपको पता है, अगर बाहर से चीज नहीं पहुंचेगी, जैसे बाहर से आपने आलू मंगाए, अगर आपके आलू क्या हुआ, आलू अगर बाहर से नहीं पहुंचे, सॉरी, बाहर से, अरे बाहर से नहीं पहुंचेंगे और यहाँ पे जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, कम बचेंगे, तो इसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी बिल्कुल। लेकिन यहाँ से पूर्ति हो जाएगी तो कीमत नहीं बढ़ेगी आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ब्रिटेन में भोजन की कीमतें और बढ़ गई। इसके बाद उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करने के लिए बाधित कर दिया। अब वहां पे जो कॉर्न लॉ चल रहा था मक्का का, उस पे अब नहीं आयात करना है, क्या नहीं करना, आयात बाहर से नहीं खरीदना, उसे क्या किया, समाप्त करवाया। आगे बढ़े, इसमें देखो जो पॉइंट आपका है भी, कॉर्न लॉ को हटाने के प्रभाव। देखो अब क्या प्रभाव हुए। कॉर्न लॉ को हटाने का मतलब था कि ब्रिटेन में जिस भाव पर भोजन का उत्पादन होता था, उससे कहीं सस्ते दर पर उसे आयात किया जा सकता था। मतलब जो ब्रिटेन में आपका सामान उत्पादित हो रहा, उसमें लगती थी बहुत पैसे, क्योंकि वहां पे माहौल, अब पता है आपको, ठंडी चीज है, वहां पे आपको बहुत देख रेख की जरूरत होगी, तो पैसा भी खर्च होगा कि नहीं होगा आपका। तो क्या होता था वहां पे, क्या होता था, बहुत पैसे लगते थे। उससे अच्छा था क्या थे, वो आयात कर ले, मतलब बाहर किसी देश से खरीद ले। ब्रिटेन के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज इस स्थिति में नहीं थे कि सस्ते आयात, क्या नहीं थे वो, ब्रिटेन के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज इस स्थिति में नहीं थे कि सस्ते आयात के आगे टिक सके। मतलब वो लोग जो उगाते थे उन्हें बहुत पैसा लगाना पड़ता था, इस वजह से उन्हें महंगी कीमत में बेचना ही पड़ेगा। अब बाहर से ले लूंगे, आपको पता है कि आपका जो अनाज वगैरह है, इसको कैसा मौसम टेम्परेचर चाहिए होता, इसको ठंडा भी चाहिए होता और गर्म भी चाहिए होता। आपको पता है, जैसे आप शुरुआत में फसल आपकी अभी अभी के मौसम में आपकी जो ठंडी चल रही है, आपने गेहूं बो दिया, इस टाइम पे क्या टेम्परेचर आपका, आपका टेम्परेचर जो है ठंडा है। और ठंडे में क्या होता है, इसको चाहिए होता शुरुआत में ठंडा मौसम चाहिए होता, और पकने के लिए किसी क्या चाहिए होता है, गर्म मौसम। तो अपने यहाँ पे तो है, तो अपने यहाँ तो हो जाएगी, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे तो ठंडा ही ठंडा मौसम है, हो पाएगी, वहां पे नहीं हो पाएगी। इस वजह से वहां पे महंगी थी फसल, क्योंकि कुछ लोग उगा पाते थे बड़ी दिक्कत से। आगे बढ़े, इसमें क्या है, खेती की जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया गया और लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। लोग एक बड़ी संख्या में काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। कई लोग विदेशों की तरफ भी पलायन करने लगे। अब जो वहां पर उनकी खेती बंद हो जाएगी, सरकार बाहर से खरीदेगी, तो अब तो उन्हें काम देखना ही पड़ेगा। तो क्या करने लगे, जो किसान थे वो कहाँ पलायन करने लगे, सिटी की ओर, ताकि कुछ काम मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं आप, अब क्या आपके इम्पोर्टेंट है, मीट का व्यापार। मीट क्या होता है, आपका मांस, ठीक है। मांस का क्या व्यापार करते थे पहले, क्या होता था बेटा, जो 1870 तक क्या करते थे, वो जानवरों को जिंदा ही अमेरिका से यूरोप, मतलब
अमेरिका से जानवर है कहाँ पे, यूरोप ले जाते थे, कहाँ, जहाजों के द्वारा, मतलब शिप पे ले जाके। तो क्या होती थी परेशानियां, बहुत जानवर ले जाओ आप, तो क्या हुआ, जगह लेंगे वो लोग, और कई जानवर रास्ते में बीमार हो जाते थे, कुछ तो मर ही जाते थे। इसके लिए क्या हुआ आपको, यूरोप के ज्यादातर लोग मीट के लिए, अब कहा वहाँ पे जानवर भी सरवाइव नहीं कर पाते, मतलब जिंदा नहीं रह पाते थे, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर खतरनाक था वहाँ का, ठंडा रहता था हमेशा। तो कहाँ से ले जाते थे, अमेरिका से। तो क्या हुआ इसमें आगे, क्या हुआ टेक्निक का फायदा इसमें, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी से तस्वीर बदल गई। आप जानते हैं इसको बोलते हैं, आपका जो फ्रिज रहता है आपके घर में, उसकी बात हो रही है। अब जानवरों को अमेरिका में हलाल किया जा सकता था। अब क्या करते थे, मारते थे जानवरों को, कहाँ पे, अमेरिका में। और प्रोसेस्ड मीट को यूरोप ले जाया जाता था, और क्या कहते, मार के जानवर का मांस है उसे ले जाया जाता था। इससे शिप में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल संभव हो सकता था, जगह तो मतलब शिप में रख लेते थे अच्छे से। इससे यूरोप में मीट अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा और कीमतें गिर गई। ठीक है, ये तकनीक का उपयोग ने अलग ही कर लिया। ठीक है, क्या करें, अब जानवर को मारना, अब हटाओ इस पॉइंट को, आगे देखते हैं। अब क्या होगा आपका, 19वीं सदी का उत्तरार्ध और उपनिवेशवाद। अब 19वीं सदी के लास्ट की बात हो रही है आपकी, अंत में क्या हुआ, उपनिवेशवाद। अब देखो, एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई। अब क्या हो गया, जो व्यापार फैला, व्यापार से क्या हो गया, यूरोप के लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई। दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, कुछ लोगों पे बुरा प्रभाव तो कुछ लोगों पे अच्छा पड़ता ही है हमेशा। क्या होगा देखो, जब अफ्रीका जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हों। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महादेश को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देशों की सीमा सीधी रेखाएं बन गई। ठीक है, इससे क्या हो गया आपका, इस पॉइंट का मतलब, तो क्या हुआ आपका, इससे आपका क्या हो गया, उसके जो नक्शा था, उसका नक्शा का पूरा नक्शा ही बिगड़ गया। ठीक है, फायदा हुआ और इसका नुकसान भी हुआ। आगे बढ़े इसका। अब आपका जो बहुत पूछा जाता है आपका, रेंडा पेस्ट या मवेशी प्लेग। ठीक है, क्या है आपका, रेंडा पेस्ट या मवेशी क्या है आपका, तो देखते हैं। रेंडा पेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी है। ये क्या है आपकी, मवेशी यानी जानवरों में होने वाली एक बीमारी है। अफ्रीका में रेंडा पेस्ट के उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह से एक बीमारी किसी भूभाग में शक्ति के समीकरण को भारी तौर पर प्रभावित कर सकती है। जब बीमारी क्या होती है आपकी, कहाँ पे हुई थी आपकी, अफ्रीका में। ठीक है, क्या हुआ था इसमें देखो, अफ्रीका वैसा महादेश था जहां पर जमीन और खनिज की अकूल भंडार था। यूरोपीय लोग खनिज और बागान से धन कमाने के लिए अफ्रीका पहुंचे। कहां से पहुंचे जी, यूरोपीय लोग खनिज और बागानों से। ठीक है, लेकिन उन्हें वहां मजदूरों की भारी कमी झेलनी पड़ी। वहां एक बड़ा समस्या, जो आपकी बहुत बड़ी समस्या क्या थी आपकी, कि स्थानीय लोग मेहनताना देने के बावजूद काम नहीं करना चाहते थे। वो क्या नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते थे। दरअसल अफ्रीका की आबादी बहुत कम थी, वहां पे क्या था, कम लोग थे अफ्रीका में। वहां उपलब्ध संसाधनों की वजह से लोगों की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। लोग कम थे और वहां पे जो जरूरतें थी उन्हें, उनकी खाने पीने की पूरी हो जाती थी। तो वो काम क्यों करेंगे, आदमी काम क्यों करते हैं, खाने पीने के लिए। ठीक है, तो अफ्रीका वादी में लोग कम थे और सामान बहुत था, इस वजह से क्या करते थे, वो काम नहीं करते थे आसानी से। उन्हें इस बात की कोई जरूरत नहीं थी कि पैसे कमाने के लिए काम करें। अब जब उनको मिल ही रहा है खाने के लिए तो क्यों पैसा कमाएंगे। तो इसमें क्या है आगे आपका, लोग लोगों पर इतना अधिक यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए तरीके अपनाए। अब जो यूरोपीय लोग थे, अब उन्होंने क्या किया, अफ्रीका के जो लोग थे वो क्या थे, आलसी थे, मतलब वो काम नहीं करते थे, उन्हें खाना मिल जाता था। तो यूरोप के लोगों ने क्या किया, लोगों पर इतना अधिक टैक्स लगाया कि उसे केवल वो ही अदा कर पाते थे जो खानों और बागानों में काम करते थे। मतलब जो काम करेगा वही टैक्स चुका पाएगा, इतना करना वो किया। उत्तराधिकार के कानून को बदल दिया। उत्तराधिकार मतलब
जो आपके बाप की मतलब बाप की जमीन है वो आपके लड़का को मिलेगी, उनके लड़का को मिलेगी, तो क्या किया ने बदल दिया। अब किसी भी परिवार का एक ही सदस्य जमीन का उत्तराधिकारी बन सकता था। इससे अन्य लोगों को मजदूरी पर बाध्य होना पड़ता, एक ही बनता था उसमें। खान खान में काम करने वाले मजदूरों को कैंपर के भीतर ही रखा जाता था और उन्हें खुला घूमने की छूट नहीं थी। उन्हें वहीं पे पूरा काम करवाते थे, खुला नहीं घूमने देते थे। अब है आपका यहाँ पे रिंडरपेस्ट। अब रिंडरपेस्ट क्या होगा फिर को देखते हैं। आपने वो तो देख लिया रिंडरपेस्ट क्या है, बीमारी है जो किससे होती है, जानवरों को। अब इससे क्या मतलब क्या होगा। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। कब हुआ था? 1880 के दशक के आखिर में। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई, किनके साथ में आई? घोड़ों के साथ में आई, जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। जो कहां से लाए गए थे? ब्रिटिश एशिया से लाए गए। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिटिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। अब ये बीमारी क्या होगा? पूरे में फैल गई। आपको पता है कब जंगल में आग लग जाए तो कितनी तेजी से फैलती है। तो इसी प्रकार से ये बीमारी फैल गई, जैसे आपकी अभी कोरोना हुई थी, ठीक है। कोरोना फैल रही थी ना ऐसे, इसी प्रकार 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। 1892 तक कहाँ पहुंच गई थी? अफ्रीका के पश्चिमी तट तक। और इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की 90% तक, 90% मतलब हर जान पाए। अगर 1 लाख है तो 90,000 जानवर मर गए थे, मतलब इतनी खतरनाक हुई थी। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी खतरा, क्योंकि वो किससे खाते थे? नहीं, मवेशियों से। अब उनके पास खाने और बागाना में मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं था। अब क्या है, उनके पास जानवर नहीं थे तो कैसे उनका मतलब गुजारा भत्ता हो, तो क्या करना पड़ता था उन्हें? अब बागाना में काम करना पड़ता था। इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने की मदद की। अब जो यूरोप थे, आपको पता है यूरोप कौन थे? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने क्या किया? इसका फायदा उठाया। अब लोग काम नहीं कर रहे थे, उनके जानवर थे ना, उससे खा लेते थे वो। तो उन्होंने क्या किया? अब उन्हें काम करना पड़ रहा है, जो उनके पशु थे खत्म हो गए उनकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते, बंधुआ मजदूर का पलायन। इस बंधुआ मजदूर कौन होते हैं? आप बंधुआ मजदूर क्या होते हैं आपके? वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए काम को प्रतिबद्ध होते हैं, मतलब उनकी खास अवधि निश्चित रहेगी, तब तक वो काम करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके? बंधुआ मजदूर का, ठीक है, बंधुआ मजदूर होते हैं। अब इनका पलायन कैसे होगा? आपको पलायन का पता तो है। क्या होता था आपको? आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, तमिलनाडु, सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। इन लोगों को मुख्य रूप से कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। किस लिए? कई सिलोन मलाया भी भेजा गया, मतलब काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि काम को मिल नहीं रहा था, सूखा पड़ गया था, तो क्या कहते हैं, बाहर भेजा गया। और बंधुआ मजदूर आपको पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है कि कौन होते हैं, तो पे होती है आपके जो एक निश्चित समय के लिए क्या होते हैं, किसी मालिक के लिए क्या कहते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट समझेंगे आपका, भारतीय व्यापार उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। मतलब जो भारत का व्यापार उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम में क्या कैसा योगदान है, वो चीज समझेंगे इस पे। इसमें क्या है आपका, भारत में उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात हो रही है। मतलब जो भारत में कपड़े बनते थे किसके? आपके कॉटन के, ठीक है। वो कहाँ पे? यूरोप में निर्यात होती है, क्योंकि आपको पता है यूरोप में क्या बहुत ठंड पड़ती है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। क्या किया ब्रिटेन ने? वो अपना, जो आपको पता अंग्रेज थे वो अपना फायदा देखते थे, तो इनने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। क्योंकि उनने क्या किया था, आप भारत के जो बुनकर थे उन पे क्या किया, बहुत कड़े नियम लगा दिए, महंगी कर दिए, सब कुछ कर दी। और अपना जो उनने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, वहां पे कपड़े बनाए थे, वो कहाँ पे लाने लगे थे? भारत में, सस्ती कीमतों पर। तो क्या हुआ, इससे 1800 में, जो आपके सन 1800 में है, भारत के निर्यात में पहले कितना 30% हिस्सा किसका था? कॉटन का। 1815 तक क्या गिर गया? कितना बचा? 15% बचा, आधा गिर गया सीधा सीधा। और 1870 आते आते यह 3% रह गया।
1800 में 30% था, 1815 में 15 बचा, और 1870 तक कितना बचा, 3%। मतलब इतना गिर गया। किससे? जो औद्योगिकरण कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये आपका इससे अर्थव्यवस्था में ये प्रॉब्लम हुई। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका युद्ध काल की अर्थव्यवस्था। जो युद्ध काल में क्या होगा, ठीक है, युद्ध काल में कैसी अर्थव्यवस्था, मतलब क्या होगा, आपको पता होगा युद्ध है, युद्ध में क्या होगा आपका, पहले विश्व युद्ध में, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में, पूरी दुनिया के कई मायने में झकझोर कर रख दिया। आपको पता है युद्ध होगा तो नुकसान दोनों तरफ का होगा। क्या होगा, इसमें लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। अब इतने बताओ, इतने लोग क्या हो गए, घायल होंगे, मारे जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था नुकसान होगा कि नहीं होगा। इससे क्या होगा, मरने वाले, अपाहिज होने वाले ज्यादा लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता था। मतलब जो लोग युद्ध में जाते हैं, आपको पता ही है क्या कैसे होते हैं वो लोग, उसे काम करने की एज में होते हैं। तो इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई। परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोग की आमदनी घट गई। अब घटी जाएगी, आपको पता है, जब काम नहीं करेंगे घर पे तो क्या हो जाएगा, आमदनी घट जाएगी, और इससे कैसे किसकी घटेगी, पूरे देश की। ठीक है, तो ये होगा। और आपको पता है युद्ध में क्या ज्यादातर क्या गए थे, पुरुष गए थे, और काम भी कौन करते थे, आपको पता है, पुरुष। ठीक है, तो क्या होगा, पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई युद्ध से। विश्वव्यापी मंदी। अब विश्वव्यापी मंदी क्या है आपकी, आपको पता है, विश्व की बात हो रही है, तो आपकी पूरी पृथ्वी में जितने भी आपके महाद्वीप हैं आपकी, उन सब की बात हो रही। अब मंदी से क्या अर्थ होता है आपका, इस चीज को समझे। तो आपकी जो मंदी होती है, विश्वव्यापी मंदी जो होती है आपकी, जरूरत से ज्यादा किसी उत्पादन, मतलब इसमें क्या हुआ, तो क्यों आई मंदी, मंदी क्या होती है आपकी, ठीक है, मंदी से आपका असर दो प्रकार से होता है। ठीक है, या तो आपकी चीज क्या हो जाए, बहुत कम ही पड़ जाए, या फिर क्या हो जाए आपकी, काफी मात्रा में आ जाए आपकी। ठीक है, काफी मात्रा हो जाए उस चीज की, ठीक है, तब मंदी पड़ती है। ठीक है, कमी हो जाएगी तब भी क्या होगी, मंदी पड़ जाएगी उस चीज की। चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। और कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, तो भी आपकी क्या मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी, तो तब भी आपकी क्या हो जाएगी, मंदी आ जाएगी, क्या उस चीज की कीमतें घट जाएंगी फिर। ठीक है, दो प्रकार से आती है। अब इस चीज को समझेंगे। इसमें क्या हुआ, अवश्यव्यापी मंदी में आपका जरूरत से ज्यादा किसी उत्पादन, इसमें क्या किया, आपको पता है युद्ध के बाद में क्या हुआ था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। तो क्या किया उन लोगों ने, जरूरत से ज्यादा किसी का उत्पादन किया इन लोगों ने। 1920 में क्या हुआ, दशक में जरूरत से ज्यादा किसी का उत्पादन किया। इससे क्या होगा, किसी की अब कीमतें गिर जाएंगी कि नहीं गिर जाएंगी, जब किसी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कीमतें गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी। तो क्या होगा, किसी की कीमतें गिर गई। किसानों ने इसकी भरपाई के लिए और भी अधिक उत्पादन शुरू किया। अब किसानों को जब जैसे कम पैसा मिलेगी फसल की है, तो और भी उगाएगा, कि उसकी अब जरूरत नहीं हो पा रही तो और उगाएगा कि और पैसा मिल जाए उसे। इस कारण बाजार में कृषि उत्पादनों की बाढ़ आ गई, जिससे कीमतें और नीचे गिरी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में सड़ने लगे। अब ज्यादा अधिकता हो जाएगी तो किसी सड़ जाएगी नहीं, कौन खरीदेगा, फिर रखा ही रहेगा माल। तो इससे भी एक मंदी होगी किसी की, ठीक है, सड़ जाएगा, सड़ने लगा। अब नेक्स्ट है आपका अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी। अब इसमें क्या होगा, अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी। इससे क्या सब ऐसा है आपका, कई यूरोपीय देश कर्जे के लिए अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर थे। आपको पता अमेरिका थोड़ा गरीब था, वो अमीर था, तो क्या था, बाकी देश जो है इससे कर्ज की आशा करते थे कि कर्ज मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका के साहूकार थोड़ी ही बात पर घबरा दिखाने लगते थे। जो पैसा वाले थे वो क्या करते थे, डरने लगते थे। 1928 की शुरुआती 6 महीनों में अमेरिका द्वारा दी गई कर्ज की राशि में 100 करोड़ डॉलर, लेकिन एक साल के भीतर यह राशि घट के कितनी बची, 24 करोड़ रह गई। पहले इतना दे देते थे वो लोग, 100 करोड़ तक, लेकिन फिर कितनी बची, 24 करोड़। अमेरिका द्वारा हाथ खींचे जाने के कारण कई देशों में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का बुरा असर हो गया। आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे लेके क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, पैसे लेके अपना काम करते हैं, लेकिन अब उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा, मतलब पैसे नहीं मिलेगा तो काम कैसे हो पाएगा उनका। तो क्या होगा, इससे भी आपकी क्या होगा, मंदी हुई, ठीक, काम नहीं हो पाए।
हाँ भाई, आपका इसमें ब्रिटेन बुश इंस्टीट्यूशन 1944 आपकी पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है काफी। ठीक है, तो इसको भी समझो। क्या हुआ 1944 की जुलाई में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन बुश नामक इस जगह पर यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना हुई। यहाँ पे क्या हुई आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी IMF। ठीक है, IMF होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। इसकी क्या हुई स्थापना हुई आपकी, किसकी, IMF की। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना हुई। इस संस्था को सदस्य देशों की बाहरी नफे और नुकसान की देखभाल के लिए बनाया गया कि बाहर क्या फायदा हो रहा है, कहाँ पर नुकसान हो रहा है, आपको इसकी देखरेख करनी है। ठीक है, फिर कहा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की फंडिंग के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना गया। और एक संस्था की और किसकी स्थापना हुई कि आपकी वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1944 में दोनों की हुई। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, इसमें किसकी, IMF की और वर्ल्ड बैंक की। किसकी, IMF की और वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, किसकी, वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की दोनों की स्थापना हुई किसमें, 1944 में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें IMF के और वर्ल्ड बैंक 1947 में अपना काम शुरू कर दिया। कब के दिया ना, 1947 में। इन संस्थाओं से लिए जाने वाले निर्णयों को पश्चिमी औद्योगिक शक्तियां कंट्रोल करती थी। अहम मुद्दों पर तो अमेरिका का वोट वीटो चलता था। क्या का, अमेरिका का इसमें ज्यादा था, मतलब वो चलता रहता था, दबदबा। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का आधार था कि विभिन्न मुद्दों के लिए एक निर्धारित विनिमय दर डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा जा गया, जिसमें एक आउंस सोने की कीमत $35, अन्य मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले अलग अलग निर्धारितों पर रखा गया। इसका कहने का मतलब क्या है, आपका IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में। और इसका क्या काम था, देख रेख करना था। मतलब जो आपको जिसको लोन चाहिए लोन देना, आपको मतलब जो आपकी अर्थव्यवस्था में मंदी पड़ी थी तो उसको क्या करना, सुधारना था, इसका मेन काम। ठीक है, आपका इसका ब्रिटेन बुश का ये क्या करना था, जो मंदी हुई थी आपकी उसको सुधार करना था। उद्योग को पैसे दें। ठीक है, उद्योग को क्या करते, पैसे दें, देख रेख करें सबकी। ठीक है, तो ये काम था इनका। तो यहाँ ये आपका पार्ट समाप्त होता है। ठीक, धन्यवाद।